तो टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती हो गई है शुरू और बस कुछ ही घंटों का इंतजार फिर शुरू होगा मुकाबलों का सिलसिला। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इस बार हो रहा है ये टूर्नामेंट, जिसकी शुरुआत होगी कल यानी 7 फरवरी से। तो भाई तारीख नोट कर लीजिए। हालांकि जो क्रिकेट फैंस होंगे उनके तो जहन में बसा होगा ये दिन, क्योंकि सुबह 11 बजे से ही टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड का होगा, तो वहीं 3 बजे से दूसरी भिड़ंत होगी स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज की। बता दें कि इस बार स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह एंट्री मिली है, तो स्कॉटलैंड में खुशी की लहर जरूर है। और ग्रुप ए का तीसरा मुकाबला शाम 7 बजे होगा भारत के साथ, और भारत के सामने होगा यूएसए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड कप का आगाज करने जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया मुंबई के अपने वानखेड़े स्टेडियम में ही उतरने जा रही है। लेकिन इस मैच को लेकर क्या कुछ कहना है, कितनी तैयारी हो गई, हमारे कप्तान साहब क्या कह रहे हैं, चलिए एक बार वो सुन लेते हैं। आई थिंक सारा जितने भी गेम्स हम खेलेंगे कल से, लाइक फ्रॉम वार्म अप गेम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही था टू सेट द टोन फॉर द वर्ल्ड कप। और अब कोई भी टीम के अगेंस्ट खेलो वर्ल्ड कप में, आई थिंक सारे गेम इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते हो। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में यू जस्ट रिक्वायर 2 गुड बैटर्स ऑन अ गिवन डे और 1 or 2 गुड बॉलर्स टू मेक अ डिफरेंस। सो यू हैव टू बी स्विच्ड ऑन ऑल द टाइम इन एवरी गेम। और चलिए इस खास पेशकश में हमारे साथ बेहद खास 2 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और प्रत्यय, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एशिया कप में हमने भारत को चैंपियन बनाया, और उसके बाद एक बार फिर वही बातचीत, वही चर्चा, वही डिस्कशन करने के लिए आप आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवालिका। तो देखिए, लकी भी हैं, शुभंकर हैं हमारे लिए। जब भी वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं सामने। क्रिक इन्फो और तमाम दुनिया की जो नामचीन क्रिकेट मैगजीन्स हैं उनमें तो लिखते ही हैं, एक नामचीन एक्सपर्ट हैं। तो हमारे साथ रहेंगे तो जिस तरह क्रिकेट को समझने में हमें आसानी होती है वो उसमें बड़ा मजा आता है शिवालिका। बिल्कुल शरद से सही कहा आपने, क्योंकि जब तक हम उसकी पेचीदगी समझते हैं और बड़े ही मजे से समझते हैं, कभी कभी लगता नहीं है कि हम फैक्ट सुन रहे हैं या कोई एक्सपर्ट बोल रहा है। ऐसा लगता है कि हम अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हैं और क्रिकेट का एक बेहद ही मजेदार डिस्कशन चल रहा है। आप दोनों से मैं चर्चा करूं उससे पहले हम एक नजर टी20 के हेड टू हेड मुकाबलों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि आंकड़ों का गेम क्या कहता है वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए, टी20 हेड टू हेड मुकाबलों में ज्यादा आंकड़े हमारे पास नहीं है, क्योंकि यूएसए और भारत के बीच टी20 मुकाबले ज्यादा खेले नहीं गए। आखिरी मैच हुआ था 2024 में, यानी कुल मैच अब तक हुए हैं 1 दोनों के बीच, और इसमें भी विजयी रहा है भारत। यूएसए के पास अब तक खाता यूएसए का हालांकि खुल नहीं पाया, लेकिन इस बार वो उम्मीद से जरूर उतरेगा। भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। पिछले बार मुकाबला जो हुआ था वो यूएसए का हाईएस्ट स्कोर उसमें रहा 110, और भारत ने जीत हासिल की थी। 2024 का ये मुकाबला था। और अब बारी है टी20 वर्ल्ड कप की, और चलिए शानदार मैच के बारे में चर्चा भी शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रत्यय, आपसे ही जानना चाहूंगी कि बहुत शानदार फॉर्म में है पूरी टीम इंडिया, चाहे हम बैटिंग फॉर्मेट की बात करें, बॉलिंग यूनिट की बात करें, ऑलराउंड डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम A+ है। लेकिन इस बार सभी को बेसब्री से इंतजार है कि इस बार एक्स फैक्टर कौन बनेगा। देखिए बिल्कुल शिवालिका, जिस तरीके का फॉर्म भारत कैरी करके जा रहा है इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है कि वो फेवरेट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट घर पे हो रहा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके की और जिस शैली की क्रिकेट उन्होंने खेली है पिछले 3-4 साल में। 2022 के विश्व कप में भारत बाहर हुआ था सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार करके इंग्लैंड से। वहां से जो एक बदलाव आया है उनकी अप्रोच में, जो अग्रेशन अपनाया है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब सारे ही खिलाड़ी, क्योंकि एक जो पिछली पीढ़ी थी वो चली गई है, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, और अब जो नए खिलाड़ी आए हैं उन्होंने भी उसी इंटेंसिटी और उसी इम्पैक्ट के साथ उस फिलॉसफी में अपने आप को बाय इन करा है। और वो हमने उसका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना अभी देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई वहां पर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत ने वार्म अप मैच खेला वहां पर। तो मैं समझता हूँ कि एक उस लिहाज से बिल्कुल फेवरेट्स है इंडिया। और जिस तरीके का फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, घर के सामने अपनी क्राउड पर खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ट्रॉफी भारत उठाएगा। और जो वो इतिहास है अभी तक कि किसी ने 3 बार ये टूर्नामेंट नहीं जीता है या किसी ने टाइटल डिफेंड नहीं किया है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस बार भारत आपको वो इतिहास बदल करके एक नया इतिहास रचता हुआ बिल्कुल दिखेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। आज ही एक खबर सामने आई कि T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से हर्षित राणा को बाहर कर दिया है। प्लेइंग 11 का एक बहुत अहम हिस्सा हर्षित को माना जा रहा था, क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनका बेहतर फॉर्म रहा है, ना सिर्फ बॉलिंग यूनिट्स में बल्कि बैटर भी एक बहुत शानदार उभर कर वो आए। ऐसे में हर्षित राणा का बाहर होना पेस के लिए एक झटका तो है ही। ऐसे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप किसे देखते हैं? देखिए, सब्स्टिट्यूट तो जिस तरह के हर्षित राणा का जिस तरह का फॉर्म रहा है, मुझे लगता है कि उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन T20 के जो फिगर्स हैं और जिस तरह की प्लेइंग 11 के अलावा जो सिटिंग 11 हमारे पास है, जो प्लेइंग 11 में आने का इंतज़ार करती है, तो वो इतनी स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि कोई, जैसे आप देख रही है कि ईशान किशन इंतज़ार ही कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन कोई ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको बड़ी आसानी से आप बाहर करने के बारे में फैसला कर लेंगे, लेकिन ईशान किशन को मौका मिला और उन्होंने प्रूव किया। और अगर हम जब ये बात कर रहे हैं हम T20 वर्ल्ड कप की, और जिस तरह से अंग्रेज़ों की धुलाई अभी की है अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी ने, तो ये खिलाड़ी अब मुझे लगता है प्रत्यय इस पर और रोशनी डालेंगे कि वो अब, अभी तो नॉक कर रहा था वो कि मैं आई कम इन सर, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो दहलीज पर आकर खड़ा हो गया बिल्कुल कि साहब मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। 175 मैंने 411 हिस्ट्री क्रिएट की है। तो मुझे लगता है कोई बढ़िया सब्स्टिट्यूट सामने आएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी कमी हमें नहीं खटकेगी, क्योंकि ना सिर्फ वो बहुत अच्छे एक सरप्राइज तेज गेंदबाज थे, बल्कि लोअर ऑर्डर में वो कम से कम 30 रनों की गारंटी लेकर आते थे। हमें उनकी कमी खटकेगी, लेकिन मुझे लगता है कि T20 की बेंच पर कई प्रॉमिसिंग खिलाड़ियों की एक पूरी मजबूत एक जो स्ट्रेंथ है वो मौजूद है। बाकी प्रत्यय इस पर क्या कहते हैं मैं सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल शरद जी, मुझे लगता है कि झटका तो है एक मायने में देखा जाए, क्योंकि हर्षित राणा लंबे समय से टीम उनको एक बैक करती आई है, और जो पिछली सीरीज हुई है सब में वो हिस्सा थे, इन फॉर्म प्लेयर थे, और एक मोमेंटम होता है। अगर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, अगर आपके पास पीछे मैच प्रैक्टिस होती है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक काम आती है। जो भी रिप्लेसमेंट आएगा वो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने मैचेस खेल के आ रहा है। शायद हो सकता है मोहम्मद सिराज की तरफ भारत देखे, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस पेसर है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है पास्ट में। लेकिन फिर भी देखें, अगर आप बैलेंस इस पूरी टीम का, जो ऑलराउंडर्स हैं अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है वो एक सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे भारत के लिए, क्योंकि वो एक जो बैलेंस देते हैं टीम को, बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्ड के साथ, पावर प्ले में आके वो ओवर्स करते हैं, मिडिल ओवर्स में अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पे भी उनका हाथ ऊपर रहता है। डेथ ओवर्स में अगर आप उन्हें बोले गेंदबाजी करने, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे भी वो उसी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखेंगे इस टीम का, तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में वो धुरी हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं भारत उनके इर्द गिर्द घूमेगा, और ऑलराउंडर डेप्थ इस समय पर बहुत है। और पूरे स्क्वाड में शरद जी भारत की डेप्थ इतनी ज़्यादा है आईपीएल के बाद से, खास तौर पर कि अगर आप 2 टीम्स बनाना चाहें, 3 टीम्स बनाना चाहें, तो वो भी बन जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी इंजरी से जाता है तो भारत को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वो रिप्लेसमेंट कौन लाएंगे। केवल ये कंसर्न हो सकती है कि उसका फॉर्म कितना अच्छा है, और वो इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर के सीधे एंट्री लेकर के उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए उसमें भी मैचेस इंडिया के पास काफ़ी हैं। ईजी है ये ग्रुप, क्योंकि नामीबिया, नीदरलैंड्स, ये सब जो मैचेस होंगे उसमें भारत को कोई खास कठिनाई नहीं होगी। पाकिस्तान का मैच अभी पता नहीं है कि होगा या नहीं, वो एकमात्र ट्रिकी एक मैच है, उसके अलावा कोई बहुत खास कठिनाई ग्रुप स्टेज में भारत को मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प बात कही आपने प्रत्यय कि अगर इस टीम को हम 2 भागों में भी बांटना चाहे तो वो उतनी ही बैलेंस टीम होगी। हाल ही में जब हम पूर्व कप्तान थाला MS धोनी को भी सुन रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये टीम डराने वाली है। यानी न्यूजीलैंड को आप ऐसे धो रहे हैं जैसे वो जिम्बाब्वे की टीम हो या कोई नई आई टीम हो, ऐसा आप डर पैदा कर रहे हैं बाकी टीमों में T20 फॉर्मेट में। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो बाकी टीमें प्रैक्टिस कर रही होंगी अपने अपने घरों पर, वो भारत का फॉर्म देखकर ना सिर्फ चौंकी होंगी, बल्कि उन्हें ये जरूर अंदर ही अंदर डर जरूर लग रहा होगा कि हम इस मैच का सामना, हम इस टीम का सामना कैसे करेंगे। पहला मुकाबला होने जा रहा है अपने ही घर में, वानखेड़े में होगा मुकाबला। बल्लेबाजों का हेवन है वानखेड़े, घर की पिच पर खेल रहे हैं, कई मैचेस खेले, तो कितने रन बनाते हुए आपको नजर आएंगे? क्या यहाँ पर रन बनाना आसान होगा, और कितना बड़ा टारगेट सेट करने की इस बार जरूरत होगी, क्योंकि यूएसए से मैच हो लेकिन लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल, देखिए शिवाले का मैच आप कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहेंगे, खासतौर पर अगर आप विश्व कप खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, देखिए मैंने कहा कि ये इजी टीम्स हैं,
लेकिन हमने बहुत बार उलटफेर होते देखे हैं। बिल्कुल। भारत के खिलाफ आप शायद उम्मीद नहीं करेंगे किसी उलटफेर की, लेकिन तब भी आपके पास 5 मैचेस हैं और आप नहीं चाहेंगे कि कोई सा भी पॉइंट आप ड्रॉप करें, क्योंकि आप होम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एक क्राउड का भी थोड़ा सा प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। सूर्य कुमार यादव के सामने वो शायद बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप घर पर खेलते हैं जो उम्मीदें होती हैं वो हर प्लेयर के मन पर थोड़ा सा दबाव पैदा करती हैं। मुंबई की जहाँ तक बात करें, देखिए वो एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। आमतौर पे थोड़ा रेड सॉइल विकेट रहता है तो पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, वहाँ पे बाउंस ज़्यादा अच्छा होता है, कैरी अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ देखिए उस आउटफील्ड की है कि बहुत फास्ट आउटफील्ड है और बहुत ही ट्रू बाउंस है। मतलब जो भारत की शैली है बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सभी को वो रास आएगी वहाँ पे बल्लेबाजी करना। स्कोर की जहाँ तक बात है शिवालिका, देखिए अब ये तो एक गिवन हो चुका है कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो वो इतना रनों का एक अंबार लगा देता है कि सामने वाली टीम के पास कोई चांस वो नहीं छोड़ते। तो अगर वो चेज कर रहे हैं तो ही शायद हो सकता है कि वो 200 से कम उनको चेज करना हो, क्योंकि सामने वाली टीम ने नहीं बनाए। अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो आप 220, 230, 240 इससे कम कभी एक्सपेक्ट ना करें, अनलेस कोई कोलैप्स होता है। अगर भारत के 2 या 3 बैटर्स भी टिक करके खेल जाते हैं तो इस टीम में अब वो कुव्वत है और वो जज्बा है कि 250 रन भी बहुत आम बात बना दी है उन्होंने। तो स्कोर्स अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखेंगे, भारत जिन भी मैचेस में इन्वॉल्व होगा अगर पहले बैटिंग करता है तो 230, 240 से कम वो अपना एम बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। और अब भारत जाना भी जा रहा है हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए। अगर भारत खेल रहा है और 200 से ज़्यादा रन नहीं बनाए तो लोग भी अक्सर चौंक जाते हैं कि आज टीम का फॉर्म खराब चल रहा है। अब तभी माना जाता है कि जब 200 से ज़्यादा टीम बना रही है तभी टीम का फॉर्म अच्छा माना जाता है। शरद जी, आप क्या कहना चाहेंगे टॉस को लेकर, आने वाले मैच और फील्ड को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रत्यय ने कहा, मैं सारे मेरा जो विश्लेषण है वो उनके साथ है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। हालांकि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़, ये सैकड़ों बार हमने सुना है। यहाँ हमेशा एक ना एक छुपा रुस्तम मौजूद रहता है, और वो अफ़गानिस्तान रहा पहले, जिम्बाब्वे रहा इसके पहले, और हमने देखा स्कॉटलैंड ने भी चौंकाया है। तो आप ये नहीं कह सकते, कोई दिन होता है किसी टीम का और उस दिन वो दुनिया की चैंपियन टीम को भी चोट पहुंचा देती है। तो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन वानखेड़े की पिच एक पैराडाइज है, जैसा आपने कहा, बल्लेबाजों का स्वर्ग है, और निश्चित तौर पर वो बहुत फेमिलियर है हमारे प्लेयर्स वानखेड़े से। वहाँ का जो पूरा फील है, जो रोमांच है, तो बेहतर ये है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जो हमें हमारे लिए आगे जब हम एक टफ स्टेज की तरफ बढ़ेंगे प्रिलिमिनरी राउंड्स के बाद, तो हम उन प्लेयर्स पे भरोसा कर सके। तो मुझे लगता है बहुत प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि हर्षित राणा की जगह ये कौन होगा। तो ये हमें क्योंकि ये खबर ठीक मैच के पहले हमारे पास आई है कि हर्षित राणा नहीं खेलेंगे, तो बेहतर ये है, क्योंकि सिराज एक अच्छे विकल्प तो ज़रूर हैं, लेकिन कई बार वो दुखी भी होते हैं जब उनके इस क्रिटिसिज्म की बात आती है कि उनकी गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, वो बहुत चौंकाते नहीं है। हर्षित राणा ऐसा कर पाते थे, वो अपनी उछाल, अपनी बाउंस से कई बार विकेट निकालते थे, जब बहुत जमे हुए प्लेयर्स, काफी वर्सेटिलिटी है। हाँ, वर्सेटिलिटी थी। तो ये चीज़ मोहम्मद सिराज, और थोड़े वो मायूस होते हैं जब मैं देखता हूँ T20 एक बहुत ही ब्रूटल खेल है ये, कि आपकी जब पिटाई होनी शुरू होती है तो आप ऐसे धोए जाते हैं, चाहे आप कितने अच्छे गेंदबाज क्यों ना हो। तो सिराज वहाँ मायूस होते हैं, मैं उनको देखता हूँ जिस तरह वो बार बार अपने उस समय उनका चेहरा और जिस तरह से वो बार बार अपना पसीना पूछते हैं। मैं नहीं कहता वो बहुत ही काबिल प्लेयर है और उसने अपने को प्रूव किया है टेस्ट मैचेस में, लेकिन हमको देखना चाहिए, और मैं बहुत इसको लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि क्या हम प्रयोग करेंगे। प्रत्यय इस पर क्या कहेंगे ये भी सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल शरद जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए इस टीम में डेप्थ की कोई कमी नहीं है, और हर्षित राणा देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास में नहीं है खेलने का, क्योंकि वो नए खिलाड़ी हैं, लेकिन जो बैकिंग उनको मैनेजमेंट से मिली है, ये क्लियरली दिख रहा था कि टीम एक ऑलराउंड ऑप्शन के तरह पे उनको डेवलप करना चाह रही है, क्योंकि ओडीआईज में भी उन्हें मौका दिया गया, T20 क्रिकेट में लगातार उन्हें मौका मिला, जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस, और गौतम गंभीर ने उनको काफ़ी बैक किया है। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से टीम निराश होगी, लेकिन अगर देखिए इस टीम में अगर रिजर्व के तौर पर आपके पास में
ऑप्शंस मुझे लगता है शायद सिराज सबसे ज़्यादा एक ऑप्शन है जो फ्रंट लाइन है इस समय पर, एक फ्रंट रनर है अगर उनको रिप्लेस करना होता है। शमी की क्योंकि इंजरी के कंसर्न्स हैं और कहीं ना कहीं टीम अब उनकी ओर नहीं देख रही है, तो वो शायद उनके पास में नहीं जाएंगे। और अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं ऑलराउंडर्स से, अगर आपके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर थे क्योंकि हर्षित, और वो वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्दिक पांडे ऑलरेडी टीम के अंदर है, शिवम दुबे ऑलरेडी टीम के अंदर है, तो शायद फिर आप देख सकते हैं एक वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर की तरफ। लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि भारत इस स्टेज पर ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा कि इतना आउट ऑफ द ब्लू एक प्लेयर को वो लेकर के आए। तो अगर हर्षित बाहर गए हैं तो शायद बेहतर ये विकल्प ये होगा कि आप अपने पेस बॉलिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा बीफ अप करें और एक पेसर को लेकर के आए, क्योंकि स्पिन देखिए इस टीम के पास में ऑलराउंडर अक्षर पटेल है स्पिनर में, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन है, कुलदीप यादव की लेफ्ट आर्म स्पिन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पिनर से उनको रिप्लेस किया जाएगा। शायद अगर अभी तक जितना समझ सकते हैं कुलदीप, मैं देख रहा हूँ कि बीता, मुझे लगता है कि शायद वो इंतजार कर रहे हो, चैंपियंस इंतजार करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स का, लेकिन रीसेंट पास्ट में मैंने जितने भी मैचेस में उनको देखा तो उनको जरूरत है कि कोचेज उनसे बात करें, और चल ही रहा होगा वो क्रम। क्या कहेंगे इस पर? थोड़े निराश नजर आए हैं। हाँ, यस जी, बिल्कुल शरद जी, देखिए निश्चित तौर पर कुलदीप उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जिस किस्म के गेंदबाज देखे वो हैं, वो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रहती हैं उनसे, और ख़ास तौर पे जब आप घर पे खेलें। न्यूजीलैंड की सीरीज़ उनके लिए उतनी कुछ खास नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर स्कोर्स उठा करके देखेंगे शरद जी उस पूरी सीरीज़ के, तो हर ही गेंदबाज ने, अगर जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी कभी 50 या 58 रन खाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सीरीज़ शायद गेंदबाजों के लिए थी ही नहीं। और हर एक बल्लेबाज, हर एक गेंदबाज, चाहे आप भारत की तरफ से देखें या आप न्यूजीलैंड की तरफ से देखें, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तो खैर बहुत ज़्यादा मार खाई है, तो मैं समझता हूँ देखिए उनका भी फॉर्म थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए वो चैंपियन बॉलर हैं, और जब आप बड़ा मौका आता है, जब वो बिग मैच प्लेयर होते हैं, जब आपके पास एक मौका आता है अपनी टीम के लिए स्टैंड अप करने का, तो वो हमने पास्ट में भी देखा है किस तरीके से उन्होंने कई बार किया है, हर फॉर्मेट में किया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत खास चिंता का कोई विषय होगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए शरद जी, मैं मानता हूँ कि ये जो ग्रुप है भारत के पास, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी ओपोनेंट हैं, ये ग्रुप कठिन नहीं है। ग्रुप डी में अगर आप जाएं, जहाँ पे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान है, उस तरीके के ग्रुप में जब आप होते हैं शुरुआत में, तो आप थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया का ग्रुप उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि चारों मैचेस इंडिया आराम से जीत करके सुपर 8 में जाएगा, और वहाँ से उनकी असली जंग शुरू चालू होगी, जो असली मैच और बिल्कुल प्रत्यय, बिल्कुल सही कहा आपने। असली जंग तो तभी शुरू होगी जब टक्कर होगी उन तमाम खिलाड़ियों की, खासतौर पर उन टीमों की जिनसे हमने हार का सामना किया है, या फिर एक बदले की भावना हमारे मन में हमेशा शुरुआत से रही है। देखिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया मोस्ट फेवरेट तो है ही, सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मर कैप्टन MS धोनी ने एक बेहद जरूरी वार्निंग दी है, या यूं कहें कि उन्होंने एक टिप दी है। भारत अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, और इससे पहले धोनी ने उस फैक्टर की और इशारा किया है जो सबसे मजबूत टीम को भी मुश्किल में डाल सकता है, और वो फैक्टर है ड्यू, यानी ओस, जिसका डर हमेशा से सताता रहा है। अब MS का ये मानना है कि टीम इंडिया बेहद खतरनाक है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस, स्किल और हर खिलाड़ी को उसका रोल साफ तौर पर पता है, लेकिन ओस इस मैच का रुख बदल सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार ही जुड़े हुए हैं। प्रत्यय, अगर हालात सही रहे और ओस का असर कम रहा, क्या लगता है, तो भारत को ज्यादातर मुकाबलों में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट का मुकाबला है, अलग अलग पिचेस होंगी, अलग अलग ओपोनेंट्स होंगे, और फॉर्म में भी चेंजेस आते रहेंगे। ऐसे में ओस को कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर है वो, निश्चित तौर पर शिवाली का, क्योंकि जब आप एक और छोटी सी चीज, एक और छोटी, मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ इसको। गावस्कर ने प्रेडिक्ट किया है कि फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच में होगा, सुनील गावस्कर ने, उस पर बाद में अपनी राय रखिएगा। जी बिल्कुल। देखिए ड्यू की जहाँ तक बात है शिवाली का, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर वो प्ले करेगा, क्योंकि जब आप गेंद गीली हो जाती है, स्पिनर्स के लिए उसको ग्रिप करना कठिन होता है। अंडर लाइट्स वैसे भी हमें पता है कि बॉल थोड़ी सी स्किड करती है, बैट पे ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है, तो चेजिंग टीम्स के लिए वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो टॉस को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि अगर आप टॉस जीते तो हो सकता है आप मैच ही जीत जाएं, क्योंकि चेजिंग टीम अक्सर ये देखा जाता है कि जब ड्यू का प्रेजेंस रहता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ड्यू रहेगी इस समय पर, क्योंकि अभी भी भारत में थोड़ी सी ठंड है, जो वेन्यूज़ हैं, इवन मुंबई में, जहाँ पे भी आप जाएंगे इस समय पर थोड़ी ना थोड़ी ड्यू रहेगी। न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी हमने देखा कि ड्यू थी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक डेफिनेट फैक्टर होगा। लेकिन देखिए भारत की, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी शिवालिका, कि अगर आप बैटिंग पहले करते हैं और 240-250 रन बना देते हैं, तो अब आपने ड्यू को भी कहीं ना कहीं मैच से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि
बॉलिंग में वैरायटी बहुत है, डेप्थ बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, बिल्कुल। ऑलराउंडर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, पेसर्स में आपके पास जसप्रीत बुमराह है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को इस समय पे बहुत ज़्यादा ड्यू के बारे में इसलिए नहीं चिंता करना चाहिए क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। और क्रिकेट में अक्सर आप जो हम सुनते हैं कि आप कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आपके हाथ में है आप उस पर तैयारी करें। टॉस बिल्कुल। आपके हाथ में नहीं है, ड्यू आपके हाथ में नहीं है, फॉर्म और प्रिपरेशन उनके हाथ में, और वो मुझे लगता है बखूबी भारत ने करी है। फाइनल की जहाँ तक बात है शरद जी, मैं समझता हूँ बहुत दूर है देखिए अभी फाइनल, क्योंकि 20 टीम्स हैं इस बार। लेकिन फिर भी अगर आप 2 या 3 टीम्स चुने, जिस किस्म का फॉर्म भारत लेके जा रहा है ये निश्चित है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा जी चौंकने वाली जी। बात होगी अगर भारत फाइनल नहीं खेलता है तो। हार या जीत एक अलग बात होगी, लेकिन मुझे लगता है 110% भारत इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा इंग्लैंड को फाइनल के कैसे लिए। देखते हैं? सामने इंग्लैंड, उनके मैं समझता हूँ कि जी जी इंग्लैंड देखिए उनका भी स्क्वाड बहुत मजबूत है, और सबसे बड़ी बात शरद जी जिस तरीके का फॉर्म लेकर के वो आ रहे हैं, श्रीलंका को उन्होंने हराया है, को होस्ट है वो, और श्रीलंका की जो सर्फेसेज हैं, वहाँ की जो पिचेस हैं वो बिल्कुल करीब करीब वैसी हैं जैसी आपको इंडिया में पिचेस दिखेंगी, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये जो 3-0 की जीत वो लेकर के आ रहे हैं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा उनके लिए, क्योंकि श्रीलंका मेज़बानी कर रहा है भारत के साथ। उन्हें हराना उन पिचेस पर वो एक बहुत बड़ा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बूस्टर निश्चित तौर पर उनके लिए होगा। तो चांसेस बिल्कुल उनकी भी हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड फाइनल की चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती जिस किस्म है। की उन्होंने यस, बैटिंग करी थी बिल्कुल, और 2024 में हमने देखा वो क्वालिफाई करके गए थे वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी, तो उनका क्रिकेट भी इस समय पे बहुत ज्यादा एक तरीके से चढ़ाव पर है। वर्ल्ड टेस्ट तौर पर। चैंपियनशिप वो जीते हैं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ एक वो टीम बिल्कुल है जो फाइनल की एक और दावेदार है भारत के अलावा। एग्जैक्टली। यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है, तो मैं आप दोनों को चाहूंगी यहाँ पर रोकना, और दर्शकों को उस प्लेयर के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी जिसने आज पूरी वाहवाही लूट ली है। यूं तो एक तरफ चर्चा T20 वर्ल्ड कप की चल रही थी, लेकिन अब सबकी जुबान पे एक ही नाम है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में आज एक ही नाम का शोर था, 14 साल का वही भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार जो मैदान पर बल्ले से गरजता है, और ऐसा गरजता है कि ओपोनेंट के पसीने छूट जाते हैं। आज हमने ये होते हुए देखा। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत है। वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा इतिहास आज रच दिया है जिसे क्रिकेट की दुनिया लंबे वक्त तक याद रखेगी। इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, और वैभव सूर्यवंशी ने महज 55 गेंदों में शतक ठोक दिया और 80 गेंदों में 175 रन की शानदार पारी खेली। 15 चौके और 15 छक्के इसमें शामिल है, और इसी के साथ इंग्लैंड को 412 रनों का टारगेट मिला है जो वो चेस कर रही है। लेकिन उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी शरद जी और प्रत्यय, जो आज वैभव ने तोड़े। सबसे पहले तो वैभव ने फाइनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज वो बन गए हैं, साथ ही साथ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी वो बन गए हैं, और एक एडिशन में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बैटर महज 14 साल की उम्र में बन गए, और उस लिस्ट में जगह बना ली है इन छोटा पैकेट बड़ा धमाका ने, जिसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको नजर आते हैं। उन्मुख चंद की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, या विराट कोहली की बात करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए ये नर्सरी है भारत इस समय, और आईपीएल ने इस नर्सरी को बहुत बड़े बड़े दरख्तों को, पेड़, वृक्ष, ट्री, इनको तैयार करने का एक बहुत बड़ा मंच दे दिया है। आप देखिए ना, 14 साल का ये लड़का अगर 15 छक्के मारता है तो इसकी वजह यह है कि आईपीएल देखता है, आईपीएल का हिस्सा ये होगा, और इसने उन प्लेयर्स पर छक्के लगाए हैं जो दुनिया के नामचीन बॉलर हैं। तो बहुत बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है, भविष्य है। जी शिवालिका, निश्चित तौर पर, और चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है शरद जी प्रत्यय, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने का, क्योंकि हम रोज मिलने वाले हैं शाम 6:30 बजे यहीं, और चर्चा करेंगे रोज होने वाले मैचेस को लेकर, खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर, पिच रिपोर्ट्स को लेकर, हर वो बात जो आपके लिए जानना जरूरी है और एक क्रिकेट फैन उसके लिए एक्साइटेड होता है। तो आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही साथ शरद जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे आपसे कल शाम को 6:30 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।